शादी करने के बाद 1 साल 6 महीने उसको घर में रखते हैं। फिर उसके परिवार वाले कहते हैं कि ये चमारी चूड़ी कहां से ले आया तू। जो ये लव जिहाद वाली बात मैं बता रहा था वो ये था कि हमारी लड़कियों को हनी ट्रैप में फंसाया जाता है, प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है। असल में प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं होती है। हरियाणा में जो सबसे संपन्न कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी, ये अपनी लड़कियों को पेट से बाहर ही नहीं आने देते, पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। आप सेक्स रेशो देखो हरियाणा का उठा के। अब लड़कियां लानी पड़ रही है उनको तमिलनाडु से, झारखंड से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से। 2 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में वो लड़कियां यहाँ पे आती हैं। उनकी संस्कृति मेल नहीं खाती। पिछले 15-20 सालों में इनकी नज़र हमारे समाज की लड़कियों पर है। अब इनके पास जमीनें हैं, नौकरी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, सब कुछ है, पुलिस इनके साथ है। उनको एक प्रेमिका चाहिए। जाट समाज के लोगों को नॉर्थ ईस्ट या साउथ में जाने की जरूरत क्या है? वहां से लड़कियों से शादी करने की जरूरत क्या है? दलितों की लड़कियां हैं ना हमारे लिए हरियाणा प्रदेश में। हमने कहा कि दलितों की लड़कियां हैं तो दलितों के लड़के भी हैं। जिस दिन तुम अपनी लड़की दलित लड़कों से ब्याह नहीं शुरू कर दोगे, हमारी लड़कियां भी हो जाएंगी शादी करने के लिए तैयार तुमसे। जिस जाट लड़के की या किसी दूसरे कम्युनिटी के हाई कम्युनिटी के लड़के की हमारे कम्युनिटी की लड़की गर्लफ्रेंड होती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, उसके पूरे ग्रुप की गर्लफ्रेंड होती है। कुछ दिन डेट्स होती हैं, बाद में उसके साथ गैंग रेप होते हैं। मैंने बहुत सारे इस तरह के केस किए हैं जिसमें लड़की को डेट के बहाने नहर के किनारे ले जाया गया, वहां पे देखा तो पूरे दोस्त वहां पे मिले और गैंग रेप करके उसको मार के नहर में फेंक दिया गया। जब सारे आरोपी तिहाड़ जेल में शिफ्ट हो गए तो पूरे हरियाणा की जाट कम्युनिटी ने, खापू पंचायतों ने पूरे हरियाणा को जाम कर दिया। रेल मार्ग, रेलवे ट्रैक सब जाम कर दिया, सड़क मार्ग, नेशनल हाईवेज। और उनकी डिमांड थी हमारे लड़कों को सोनिया गांधी है ना वापस गांव में छोड़ के जाए। भगवान बुद्ध के बारे में, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, और अक्सर हम इस विषय पर चर्चा भी करते रहते हैं। तो मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊंगा। मैं हरियाणा से हूं और एक एडवोकेट हूं, दलित राइट एक्टिविस्ट हूं। पिछले 15-16 सालों से हम लोग हमारे समाज के साथ हो रहे अत्याचार, भेदभाव, उत्पीड़न के मसले पर लगातार काम करते आ रहे हैं। अभी एक साथी ने कहा कि भी हरियाणा में छुआछूत ज़्यादा है, दिल्ली में कम है। तो ऐसा नहीं है, सब जगह एक जैसा ही है। और आप इस बात को मान के चलिए, जिस स्टेट में या जिस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं, FIR दर्ज करा रहे हैं, जुल्म जाति के खिलाफ उठ के खड़े हो रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, पुलिस थाने जा रहे हैं, इसका मतलब उस इलाके के लोग ज़्यादा जागरूक हैं। तो मैं थोड़ा सा, मेरे को बहुत कम समय मिला है, मैं थोड़ा सा एट्रोसिटी पे, अत्याचार, भेदभाव पे बात रखूंगा हरियाणा में। हरियाणा में अभी आप लोगों ने हरियाणा में चुनाव के बारे में सुना देश के प्रमुख न्यूज़ चैनल्स पर, और उसमें लगातार मिर्चपुर केस की चर्चा की गई। मिर्चपुर केस के बारे में आप लोगों को पता भी है कि किस तरह से जो जातिवादी दंभ, जातिवादी गुंडे जो है वो किस तरह से हम लोगों की तरक्की बर्दाश्त नहीं करते हैं और कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं हम लोगों को अपमानित करने का, हम लोगों के खिलाफ हिंसा करने का। और मिर्चपुर में भी इस तरह का ही एक कुत्ते के भौंकने को लेकर बहाना बनाया गया था और उसी बहाने के चलते पूरी दलित बस्ती को आग लगा दी गई थी। 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, 50-60 घर बिल्कुल फूंक दिए थे। तो
उस केस की इन दिनों बड़ी चर्चा हुई। जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने बड़ा प्रमुखता से मिर्चपुर कांड को दिखा के वोट हासिल करने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस आई तो मिर्चपुर कांड दोबारा होंगे। लेकिन पिछले 10 सालों की अगर बात करूं बीजेपी शासन की, तो बीजेपी शासन में अगर कांग्रेस सरकार में फिजिकल वायलेंस हुआ, बस्ती फूकी गई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी दलित अत्याचारों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। हरियाणा में जाति का नाम लेकर गाली बकना, जाति के आधार पर अपमानित करना, अगर आपके साथ अत्याचार हुआ, आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं, तो आपका सामाजिक बहिष्कार करना, गांव से बाहर निकाल देना, मर्डर, रेप, गैंगरेप, सैकड़ों केसेस पिछले 10 सालों में इन सरकारों में हुए हैं, और हरियाणा में नहीं पूरे देश में हुए हैं। तो हम लोगों ने पिछले 10 सालों में लगातार इस पर काम किया, और हरियाणा के बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल केसेस थे जिसमें जातिवादी गुंडों के पीछे पूरी सरकारें खड़ी थी, पूरा पुलिस प्रशासन खड़ा था, पूरी खापे खड़ी थी, पूरी पंचायतें खड़ी थी, उन मामलों में भी हमने जातिवादी गुंडों को, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए, हमारे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया, हमारे लोगों के कत्ल किए, उन लोगों को सारी उम्र के लिए जेल में भिजवाने का काम हम लोगों ने किया। और अब भी कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे इस काम को। लेकिन साथियों, हर एक चीज की आप लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है। सभी लोग समझते हैं कि भाई वकील हैं, वकील से पुलिस भी डरती है, और वकील से सभी सोच समझकर बोलते हैं। लेकिन जो अगर एससी समाज के वकीलों की अगर हम बात करें, तो दिल्ली कोर्ट के अगर कोई यहां पर वकील साहब हैं तो वो भी जानते होंगे हमारे वकीलों की यहां पर क्या हालत है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हरियाणा के कोर्टों की हालत हो। वकीलों के किसी वकील का कोई चालान भी काट देता है ना रास्ते में, तो वकील वर्क सस्पेंड कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। लेकिन कोई एससी कम्युनिटी का वकील है, उसका चाहे चालान काटो, चाहे पुलिस उसकी पिटाई करो, चाहे उसके साथ दुर्व्यवहार करो, चाहे उसको जेल में डाल दो, तो जितनी भी वकीलों की संस्थाएं बनी हुई हैं, ये वकीलों की संस्थाएं एससी कम्युनिटी के वकीलों की कभी मदद नहीं करती। मेरे साथ मिर्चपुर कांड के केस में मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव था कि मैं इस केस से हटूं। बार एसोसिएशंस जो हैं, उनके अध्यक्ष जो थे वो भी उसी जाति से थे जो मिर्चपुर कांड के जातिवादी गुंडे थे। मेरे साथ मेरे फादर एडवोकेट रिखी राम जी हैं यहां पर, और मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में एससी एसटी एक्ट के केसेस को इंट्रोड्यूस करने वाले ये पहले वकील हरियाणा में थे। और यही नहीं, जो महिलाओं के लिए 2005 में कानून बना था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हरियाणा में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पहला केस डालने वाले बाबूजी थे। तो इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम करते हुए, यही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो मैं मिर्चपुर की बात कर रहा था, तो मिर्चपुर केस में जो जातिवादी गुंडों की कम्युनिटी के वकील थे, उन्होंने बाबूजी के ऊपर दबाव बनाया कि रजत को विड्रॉ करो मिर्चपुर केस से। तो बाबूजी ने जब मना किया, कुछ दिन पहले ही उन दिनों बाबूजी का ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हुआ था, और उन वकीलों ने मिलकर बाबूजी के साथ मारपीट की और सिर में वहीं पर मुक्के मारे जहां पर सिर में सर्जरी हुई थी।
उन्होंने बाबूजी के साथ हिंसा की, आज हिंसा की बात हो रही है ना, तो वो जो हिंसा थी, कई बार हिंसा का जवाब भी हिंसा से देना जरूरी होता है, अपने सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए। मुझे पता चला कि मेरे बाबूजी के साथ इस तरह से हुआ है। वैसे तो मेरे हर कम्युनिटी में दोस्त थे वकील। जब मैंने कहा कि भाई बाबूजी के ऊपर जिसने मैन हैंडलिंग की है, हाथापाई की है, मैं उसका जवाब दूंगा और कौन मेरे साथ चलेगा, तो मेरे साथ मेरा भाई, वो भी एडवोकेट है, मेरे एक मामा दिल्ली 30 जारी में एडवोकेट हैं, उस दिन वो हांसी में थे, वो मेरे साथ थे, एक और मेरे कम्युनिटी के एडवोकेट थे और एक यादव कम्युनिटी के एडवोकेट। हम 5 लोग, 500 लोगों में से केवल 5 लोग वो मेरे साथ चले, और जिन्होंने बाबूजी के साथ हाथापाई की थी उसको अंदाजा था कि भाई हम लोग रिएक्शन करेंगे, और वो 40-50 वकीलों के साथ बैठा हुआ था। और मैंने उन वकीलों से जाके ये कहा कि तुमने मिर्चपुर कांड के लिए मेरे फादर पर हाथ उठाया है, अब मैं इस हाथ उठाने वाले के हाथ पैर तोड़ूंगा, जिसको पिटना है वो यहां पे रुक जाओ, बाकी सारे भाग जाओ। तो साथियों, वहां पे 10-15 वकील रह गए, बाकी सारे भाग गए, और उस वकील की हमने इतनी पिटाई की, अगले दिन उसकी अखबारों में फोटो छपी खून से लथपथ चेहरे की। मैं यहां पे हिंसा को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार आत्मसम्मान के लिए ये लोग जो जातिवादी गुंडे हैं, आप इनको जातिवादी गुंडे कहो, मनुवादी कहो, कुछ भी कहो, ये कानून से नहीं डरते। SC/ST एक्ट 1989 में आया था, लेकिन आज 2024 है, NCRB का रिकॉर्ड उठा के देखो आप, SC/ST एक्ट के केसेस पीक पर है, बहुत ज्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। इसका मतलब यही है ना कि अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पोक्सो एक्ट 2012 में आया था, क्या बच्चियों के साथ ये हिंसा के मामले घट गए हैं? बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आप लगातार रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। तो ये लोग कानून से नहीं डरते। तो हमारे समाज की जो बहन है, बेटियां हैं, जो लगातार रडार पर रहती हैं जातिवादी गुंडों के, मैं तो उनको कहना चाहूंगा कि फूलन देवी का जो रूप है वो धारण करने का काम करें, और ऐसे लोगों को मौके पर ही मजा चखाने का काम करें। और मैं 5 मिनट और लूंगा सर। मैं रोक ही नहीं रहा आपको। मैं एक खासतौर पे महिलाओं के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि संविधान लागू हुए 75-76 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद भी जो रिजल्ट आने चाहिए थे नहीं आए। छुआछूत खत्म होनी चाहिए थी, नहीं हुई। अत्याचार खत्म होना चाहिए था, नहीं हुआ। और किसी भी समाज को नीचा दिखाने के लिए उनकी बहन बेटियां जो है बड़ा आसान टारगेट हैं, सॉफ्ट टारगेट हैं। और दलित समाज की जो बहन बेटियां हैं, SC समाज की जो बहन बेटियां हैं, वो तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, लेकिन आप हरियाणा में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, और वहां पे गांवों में जाओ, गांव की दलित बस्तियों में जाओ, वहां पर हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती होती हैं। मतलब उनकी हिम्मत भी नहीं होती वो जाके थाने में केस रजिस्टर करा दें। अब हरियाणा में जो मैंने देखा है वो मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से आप लोग अक्सर, एक बीजेपी का जुमला था कि मुसलमानों के लड़के या मुसलमान कम्युनिटी हमारी लड़कियों के साथ लव जिहाद कर रही है, मतलब उनको प्रेम जाल में फंसाती है, उनको बर्बाद करके छोड़ देती है। अब ये लव जिहाद वाली बात असली है, फर्जी है, मनगढ़ंत है, मैं इसके बारे में इतना नहीं जानता। लेकिन जो लव जिहाद है एक्चुअली में जमीनी स्तर पर हमारे समाज की लड़कियों के साथ हो रहा है, और हर प्रदेश में हो रहा है। हरियाणा की आपको बात बताऊं, हरियाणा में जो सबसे संपन्न कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी, ये अपनी लड़कियों को पेट से बाहर ही नहीं आने देते।
पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। आप सेक्स रेशो देखो हरियाणा का उठा के, राजस्थान का उठा के, 1000 लड़कों पे 700-800 लड़कियां हैं। वैसे ही ये अपना जो सरकारी अनुपात दिखाते हैं वो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। अब लड़के बहुत ज्यादा हो गए इनके, लड़कियां हैं नहीं। एक एक गांव में 200-200 लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, 50-50 साल के हो गए हैं, उनको शादियां करनी है, शादी के लिए लड़कियां नहीं है। अब लड़कियां लानी पड़ रही हैं उनको तमिलनाडु से, झारखंड से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से। 2 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में वो लड़कियां यहां पे आती हैं, उनकी संस्कृति मेल नहीं खाती। और कुछ तो लड़कियां 5-6 महीने रह के घर का सामान इकट्ठा करके इनका भाग गई। तो अब इन्होंने सोचा कि भाई ये तो सारा मामला खराब हो रहा है, तो अब पिछले 15-20 सालों में इनकी नजर हमारे समाज की लड़कियों पर है। अब इनके पास जमीनें हैं, नौकरी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, सब कुछ है, पुलिस इनके साथ है। अब ये चाहते हैं कि भाई जो इनके लड़के हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़के हैं, उनको एक प्रेमिका चाहिए मोटरसाइकिल में बिठाने के लिए, लड़कों को शादी करने के लिए लड़की चाहिए। 2016 में आरक्षण का जो झगड़ा हुआ था, जाटों ने जो आरक्षण का झगड़ा, वो आंदोलन हुआ था जाटों के आरक्षण के लिए, उसमें इनका एक खाप पंचायत का लीडर था। उसने ये कहा था कि हमारे जाट समाज के लोगों को नॉर्थ ईस्ट या साउथ में जाने की जरूरत क्या है, वहां से लड़कियों से शादी करने की जरूरत क्या है, दलितों की लड़कियां हैं ना हमारे लिए हरियाणा प्रदेश में ही। उसने ये स्टेटमेंट ऑफिशियली किसी मीडिया के सामने दी। हमने भी इसका जवाब दिया, मीडिया पर ही दिया। हमने कहा कि दलितों की लड़कियां हैं तो दलितों के लड़के भी हैं। जिस दिन तुम अपनी लड़की दलित लड़कों से ब्याह शुरू कर दोगे, हमारी लड़कियां भी हो जाएंगी शादी करने के लिए तैयार तुमसे। तो जो ये लव जिहाद वाली बात मैं बता रहा था, वो ये था कि हमारी लड़कियों को हनी ट्रैप में फंसाया जाता है, प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है। असल में प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं होती है, केवल फिजिकल अट्रैक्शन या जिसको आप हवस बोलते हो वो पूरा करने वाली बात होती है। जिस जाट लड़के की या किसी दूसरे कम्युनिटी के सो कॉल्ड हाई कम्युनिटी के लड़के की हमारे कम्युनिटी की लड़की गर्लफ्रेंड होती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, उसके पूरे ग्रुप की गर्लफ्रेंड होती है। कुछ दिन डेट्स होती हैं, बाद में उसके साथ गैंग रेप होते हैं। मैंने बहुत सारे इस तरह के केस किए हैं जिसमें लड़की को डेट के बहाने नहर के किनारे ले जाया गया, वहां पे देखा तो पूरे दोस्त वहां पे मिले और गैंग रेप करके उसको मार के नहर में फेंक दिया गया। और आप एफआईआर दर्ज कराने जाओगे तो पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं करेगी, कभी कहेगी सुसाइड है, कभी कहेगी पैर फिसल गया, यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी बदल दी जाती हैं। जींद में एक जेबीटी करने वाली लड़की की डेड बॉडी नहर के किनारे मिली। हम लोग वहां पे स्पॉट पे गए तो देखा लड़की की चप्पलें बहुत दूर पड़ी हुई थी, चुन्नी बहुत दूर पड़ी हुई थी, लड़की के शरीर को जगह जगह सिगरेट से दागा हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग आ रही थी और पैरों तक आई हुई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करके ये कह दिया लड़की ने तो है ना सल्फास एल्युमिनियम नाइट्रेट कंज्यूम किया है, जहर खा लिया प्यार में धोखे में। अरे भाई, जिस नहर के किनारे वो मिली है वो नहर 22 फुट गहरी है, वो चाहती तो वहां पे बड़ा पेनलेस सुसाइड कर सकती थी, और सल्फास खाना तो बड़ा पेनफुल सुसाइड है। और जो शरीर पर दागा गया है, ब्लीडिंग है,
चप्पलें दूर पड़ी हैं, और इन चीजों को कहां लेके जाओगे? पोस्टमार्टम हुआ उस लड़की का, पोस्टमार्टम पे उसका हाइमन जो है वो रैप्चर्ड पाया गया, प्राइमा फेसाई रेप के सबूत पाए गए, लेकिन कुछ और जरूरी चीजें पुलिस ने छुपा ली। हमने उसका पीजीआई रोहतक में उसका पोस्टमार्टम के लिए ले गए, तो वहां पर सरप्राइजिंगली डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्टें बदल दी। मतलब नीचे वाले डॉक्टर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर कह रहे हैं कि हाइमन रैप्चर्ड था, और पीजीआई वाले कह रहे हैं हाइमन इंटैक्ट था। मतलब वो कैसे जुड़ गया भाई? तो मतलब इतने ज्यादा प्रयास किए जाते हैं जातिवादी गुंडों को बचाने की, हरियाणा पुलिस की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट काउंसिल, जो हरियाणा सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल था, उससे केवल 2 सवाल पूछे कि आप इसको सुसाइड बता रहे हो, इस ब्लीडिंग के बारे में आपका क्या आंसर है, चप्पलों के बारे में आपका क्या आंसर है, चुन्नी इतनी दूर मिली उसके बारे में क्या आंसर है? उसके पास जवाब नहीं था। तुरंत सीबीआई को इंक्वायरी दी गई उसमें। तो मैं वो लव जिहाद की बात कर रहा था, 2 मिनट और लूंगा सर मैं लव जिहाद की बात कर रहा था। तो लड़कियों को इस तरह से ट्रैप में फंसा के अपनी गंदी इच्छाएं पूरी की जाती हैं, और बाद में कुछ के जो शादी वाली बात में जो बता रहा था, उनसे शादी भी की जाती है, उनसे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद 1 साल 6 महीने उसको घर में रखते हैं, फिर उसके परिवार वाले कहते हैं कि ये चमारी चूड़ी कहां से ले आया तू? एक साल 1.5 साल के बाद उसका प्यार व्यार मोहब्बत का सब भूत उतर जाता है, फिर वो लड़की फिर वो शेड्यूल कास्ट बन जाती है, और वो उसको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो लड़की आती है मेरे पास कि जी SC/ST एक्ट का केस करो, मेरी सास ने मेरे को, मेरे पति ने मेरे को जाति सूचक शब्द कहे और मार के घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस में कंप्लेंट की जाती है, पुलिस बोलती है, बोला सर अगर इसकी जाति देखी होती तो इसे शादी क्यों करता? SC/ST एक्ट इज नॉट मेड आउट, कोर्ट भी यही बोलती है। अब पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है, कोर्ट भी कार्रवाई नहीं कर रही है, फिर वो लड़की कुछ दिन तक कोर्टों में कचहरियों में घूमती है, फिर वो पंखे की लटकी भी मिलती है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो आप लोगों को बताने का ये है कि आप इस तरह की चीजों को आगे शेयर करें, खास तौर पे जो ग्रामीण अंचल की लड़कियां हैं उनके साथ शेयर करें, और इस तरह के ट्रैप से बचने की, इस तरह के लव जिहाद से बचने की हमारी लड़कियों को उनसे बचाएं, ताकि जो हमारा मान सम्मान है वो हमारा मान सम्मान बरकरार रह सके। मिर्चपुर केस में पुलिस आरोपियों को अरेस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि सीएम भी उन्हीं का था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हरियाणा सरकार इस तरह कर रही है, आरोपियों को अरेस्ट ही नहीं कर रही। 104 आरोपी थे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को कहा कि अगर तुमको अरेस्ट करने में डर लगता है तो हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को बोलते हैं कि वो अरेस्ट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 48 घंटे के बाद 150 मिर्चपुर के आरोपी अरेस्ट हो गए। और जब मैं सबसे पहले, जब हिसार कोर्ट में मिर्चपुर का केस चल रहा था, जब पहले वो केस लड़ने के लिए गया और अपने गवाहों को गवाही समझाने लगा, तो वहां पर कोर्ट के अंदर सैकड़ों की संख्या में मिर्चपुर वालों के जो सपोर्टर्स थे, खाप पंचायत वालों थे, उन्होंने आके वहां पे मेरे साथ मार पिटाई की। बोला तू हमारे गवाहों से बात भी क्यों कर रहा है? अब तुम्हारे गवाह कहां से? गवाह तो मेरे हैं, मैं कंप्लेनेंट साइड से हूं, मैं प्रोसिक्यूशन साइड से हूं, मैं इनका वकील हूं, मेरे गवाह हैं। वो उन गवाहों को मार पीट कर, लालच देकर कोर्ट में लाए हुए थे। मैंने जज साहब को बताई, जज साहब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो गवाहों के साथ क्या किया होगा गांव में? जज साहब बोले भाई रजत बात ऐसे है, हालात है यहाँ पे खराब, इसको सुप्रीम कोर्ट जाओ और ट्रांसफर करा लो। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल की, अपने शपथ पत्र दिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नीचे वाली कोर्ट से रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट मांगने के बाद इस केस को दिल्ली ट्रांसफर किया गया। और दिल्ली ट्रांसफर किया गया, हमने कोर्ट में अर्जी लगाई जहां तक दिल्ली कोर्ट में थी
कि भाई जो आरोपी जेल, हिसार जेल में रखे हुए हैं, उनको तो वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको भी तिहाड़ जेल लेके आओ, तो उनको भी तिहाड़ जेल लेके आए। और एक बात, बहुत जरूरी बात बताता हूं आपको मैं, जब सारे आरोपी तिहाड़ जेल में शिफ्ट हो गए तो पूरे हरियाणा की जाट कम्युनिटी ने, खापू पंचायतों ने पूरे हरियाणा को जाम कर दिया, रेल मार्ग, रेलवे ट्रैक सब जाम कर दिया, सड़क मार्ग, नेशनल हाईवेज। और उनकी डिमांड थी, हमारे लड़कों को सोनिया गांधी है ना वापस गांव में छोड़ के जाए, रजत कलसन के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि मैंने भाईचारा बिगाड़ दिया स्टेट का। इमीडिएट आफ्टर दैट राहुल गांधी ने गांव का दौरा किया और बातें ये आने लगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह कुमारी शैलजा को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ये अफवाह जब फैली तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी जाट लीडर्स की कैथल में मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पता है क्या कहा उसको? जाट लीडर्स थे जो एजिटेशंस को लीड कर रहे थे। अभी आपने हरियाणा चुनाव में एक चर्चा सुनी होगी कि शैलजा को किसी ने, एक हरियाणा के पेटवाड़ गांव के बुजुर्ग जाट ने ये कहा कि शैलजा चमारी है, सुना होगा आपने, वीडियो वायरल हुआ था। ये बात तो हुड्डा 2010 में बोल चुका था जाट लीडर्स को, उस मीटिंग में, कैथल में हुई मीटिंग में, भाई या तो रोड खाली कर दो, नहीं तो राहुल गांधी चमारी को चीफ मिनिस्टर बना देगा और फिर तुम सारे रगड़े जाओगे, देख लो। ये बात तो 2010 में ही हो चुकी थी। तो बाबूजी के आग्रह पे मैंने ये बात बताई है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640, IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।